तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के जो टॉपिक्स ने कंप्लीट करे थे। उससे पहले हमने रीनल फार्माकोलॉजी यानी जो ड्रग्स किडनी पे एक्ट करते हैं उनके बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम हिमेटोलॉजी डिस्कस करेंगे। फार्मा वाली हिमेटोलॉजी यानी वो ड्रग्स जो हमारे ब्लड सेल्स और ब्लड पे एक्ट करती है, जिससे जो हमारा ब्लड है उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज वो चेंज करता है। जैसे मोस्ट कॉमनली एग्जांपल दूं अगर आपको, तो आपने सुना होगा ब्लड थिनर्स होते हैं कुछ। क्या होते हैं ये ब्लड थिनर्स? अब आपने अपनी लाइफ में या अपने घर में हो सकता है, या तो एमआई के पेशेंट या स्ट्रोक के पेशेंट या हॉस्पिटल में देखे होंगे एमआई या स्ट्रोक के पेशेंट। एक बहुत कॉमन ड्रग इनको दी जाती है, वो होती है एस्पिरिन। क्यों दी जाती है? क्योंकि एस्पिरिन ब्लड थिनर होती है जो कि खून को पतला करती है, ताकि फ्यूचर में ऐसे और इवेंट्स ना हो। तो अभी डिटेल में देखेंगे थोड़ा इनके बारे में। तो हिमेटोलॉजी देखो, सबसे पहले अ, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वो बनता कैसे? तो सबको पता है कोएगुलेशन कैस्केड होता है। फिर कोएगुलेशन में हमारे पास दो पाथवे होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। और ये होता है हमारा जब हमारा सेकेंडरी प्लग बनता है। जो हमारा प्राइमरी प्लग बनता है वो होता है सिर्फ प्लेटिलेट का। जो कोएगुलेशन होती है उसमें तीन ही तो प्रोसेस होती है। एक होता है प्राइमरी प्लग, दूसरा होता है सेकेंडरी प्लग, और तीसरा जो होता है स्टेप होता है वो होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जो कि कौन कराता है? प्लाज्मिड। ये सबको पता है, ये बेसिक है। तो अब इसमें हम तीनों तीनों जो प्रोसेसेस हैं, इनको कौन सी ड्रग इनहिबिट कर रही है या एनहांस कर रही है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक मैं आपको बता दूं, जैसे आर्टरी में जब क्लॉट बनता है, तो जो हमारा क्लॉट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अंदर की तरफ प्लेटिलेट होता है और बाहर की तरफ वो फाइब्रिन से ढका हुआ होता है। यही तो होता है। सबसे पहले आपका प्राइमरी प्लग बना, फिर उसे ढका फाइब्रिन ने, जो कि सेकेंडरी प्लग बन गया। यही तो होता है। तो जो हमारा आर्टरी होता है उसमें प्लेटिलेट ज़्यादा होते हैं और जो फाइब्रिन होता है वो कम होता है। ये जो बाहर है ये फाइब्रिन है और ये प्लेटिलेट है। तो आर्टरी में प्लेटिलेट ज़्यादा है, फाइब्रिन कम है आर्टीरियल क्लॉट में। और जो वीनस क्लॉट है उसमें फाइब्रिन ज़्यादा है और जो प्लेटिलेट है वो कम है। तो इसका मतलब अगर हमें आर्टीरियल आर्टरी के क्लॉट को डिसॉल्व करना है या बनने नहीं देना है, तो हम ड्रग यूज़ करेंगे एंटी प्लेटिलेट ड्रग। और अगर हमें जो वेन में क्लॉट बन रहा है उसमें फाइब्रिन ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एंटी फाइब्रिन ड्रग। सिंपल है। अब इससे एक बात और समझ आता है, एंटी प्लेटिलेट ड्रग यूज कर रहे हैं मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप था, यानी जो प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग वाला स्टेप था, उसको इनहिबिट करेंगे। और एंटी फाइब्रिन वाली यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी लॉजिकली समझ आता है कि हम जो सेकंड स्टेप था, यानी जो परमानेंट क्लॉट सेकेंडरी क्लॉट बन रहा था, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो इतना समझ आ गया। अब सबसे पहले एंटी प्लेटिलेट ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी आप सबसे पहले आप समझो कि इसमें होता क्या है। प्लेटिलेट्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लेटिलेट एक प्लेटिलेट दूसरे प्लेटिलेट से थ्रू फाइब्रिन जुड़ा हुआ होता है। अब डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता। एक फाइब्रिन और प्लेटिलेट एक रिसेप्टर से जुड़े होते हैं जिसे बोलते हैं GP2B3। ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एंटी प्लेटिलेट ड्रग में क्या हो रहा है, हम प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग नहीं बनने देना है। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग्स होती है वो कुछ रिसेप्टर वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहला होता है, एक होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है वो आपको पता है, ये एक इकोसिनॉइड होता है जो कि एक्टिवेट करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन। फिर प्लेटिलेट्स में रिसेप्टर होते हैं ADP रिसेप्टर्स। एडीपी रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तब भी प्लेटिलेट एग्रीगेशन होता है, तो हमें एडीपी रिसेप्टर को भी इनहिबिट करना है। या फिर जो मैंने बताया GP2B3 को इनहिबिट करना है। तो ये है। तो एक्टिंग ऑन थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारे पास एस्पिरिन है। एक्टिंग ऑन एडीपी रिसेप्टर क्लोपिडोग्रेल टिक्लोपिडीन। एक्टिंग ऑन GP2B3 एफसिक्सिमैब, टिरोफिबेन। ये है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन थ्रोम्बोक्सिन A2। अच्छा, ये तो आपको पूरी साइकिल पता ही है, अराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो उसमें हमें पता है कि क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है हमारे पास TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2, जो कि क्या कराता है, प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को एनहांस करता है। यहाँ देखो लिखा है थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉजेज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट, PGI2 इनहिबिट्स एग्रीगेशन।
तो एस्पिरिन क्या कर रहा है, इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स। कॉक्स क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। ये देखो, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम आपका इस पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो उसे इनहिबिट कर रहा है, उसे इनहिबिट करेगा तो ये बनेगा ही नहीं। सिंपल है। तो ये हो गया आपका एस्पिरिन के बारे में। फिर आता है एडीपी रिसेप्टर के बारे में। तो प्लेटिलेट के सरफेस पे एडीपी रिसेप्टर होता है। अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे मान लो ब्लड वेसल की कोई इंजरी हो गई, जिससे प्लेटिलेट जो स्टिमुलेट करेगा प्लेटिलेट का एग्रीगेशन, ताकि प्राइमरी क्लॉट बने, ताकि ब्लीडिंग ना हो, तो क्या होता है उस टाइम पे एडीपी रिसेप्टर भी एक्टिवेट होता है और ये प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। तो एडीपी रिसेप्टर जो प्लेटिलेट में होता है उसको हम बोलते हैं, उसका नाम होता है P2Y12 रिसेप्टर। ये उसका नाम होता है। तो इसको इनहिबिट कौन करता है, क्लोपिडोग्रेल टिक्लोपिडीन। और ये कैसे करते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। और एक और बात याद रखना कि ये प्रोड्रग है। ये दोनों प्रोड्रग हैं। तो ये बॉडी में जाएंगे, फिर इनका मेटाबोलाइज होंगे लीवर में, फिर इनका कोई और प्रोडक्ट बनेगा, वो जाके उसे इनहिबिट करेगा। और ये साइटोक्रोम कौन से एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं, P2C19। साइटोक्रोम P2C19 से मेटाबोलाइज होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में भी आता है और शॉर्ट नोट में भी आता है, कि एक ड्रग होती है हमारे पास ओमिप्रेजोल। पता है आपको, गैस की दवाई है। मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट कॉमनली लोग उन बहुतों ने खाई भी होगी। ओमिप्रेजोल गैस की दवाई होती है, या क्या होती है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है। ये हमारे साइटोक्रोम P2C19 को इनिबिट करता है। अब अगर इसे इनिबिट कर दिया तो ये दोनों जो ड्रग है ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे। अब अगर ये मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो इनका जो लेवल है वो हमारे प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी, वेरियस साइड इफेक्ट्स, ये सब हो सकते हैं। तो इसीलिए ओमिप्रेजोल के साथ ये नहीं देते। और हमने क्या पढ़ा था कि ये इरिवर्सिबली इनिबिट करते हैं। कुछ ड्रग्स होती है जो रिवर्सिबली इनिबिट करते हैं, वो होती है जैसे टिकाग्रेलॉर, कैंग्रेलॉर। टिकाग्लेरोर आपने देखा भी होगा। मतलब अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, एमआई के पेशेंट्स को टिकाग्रेलॉर दी जाती है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तीसरा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन GP2B3A receptor. They are the strongest antiplatelet drugs. They are what? They are the strongest antiplatelet drugs. इसमें आप इतना याद रखो। एक एग्जांपल याद रखो, इसका है एपिक्सेविन। ओके। अब, सॉरी, एपिक्सेविन नहीं, ऊपर ही देखा था, F6Z। F6Z। अब एंटीप्लेटलेट ड्रग मैंने क्या बताया था, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में हम प्रेफर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एंटीप्लेटलेट ड्रग हो गया। अब हम आते हैं किस पे, अ, जो सेकंड हमने कैटेगरी देखी थी, एंटी फाइब्रिन ड्रग्स। तो अब इसमें दो होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है ये ओरल भी हो सकते हैं, या फिर ये इंजेक्टेबल भी हो सकते हैं, यानी इंट्रावीनस आईवी भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में देखते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, तो इसमें सबसे पहला आता है वॉरफिरिन। वॉरफिरिन क्या है, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। देखो, एक विटामिन होता है, विटामिन के। ये क्या करता है, हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है और ये कुछ फैक्टर्स की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। वो फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10। मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि इन्हें हम रोमन नंबर्स में ही लिखते हैं जब भी फैक्टर्स लिखते हैं। ये मैंने बस ऐसे जल्दी जल्दी में लिखा है। तो ये चार फैक्टर्स की एक्टिवेशन में हेल्प करता है, वो होते हैं फैक्टर 2, 7, 9, 10। और जो हमारा वॉरफरिन होता है, इसे हम बोलते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट। यानी ये विटामिन के को इनिबिट करेगा, जिससे ये चारों फैक्टर नहीं आ पाएंगे। अब ये चारों फैक्टर क्या होते हैं, कोएगुलेशन कैस्केड में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये नहीं आएंगे एक्टिवेट होके, तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। तो वॉरफरिन क्या कर रहा है, इट इनिबिट्स द एक्शन ऑफ विटामिन के एंड इट टेक्स 4 to 5 days। क्यों 4 to 5 days, क्योंकि अब देखो, वॉरफरिन आया हमारे बॉडी में, लीवर में गया और विटामिन के को इनिबिट कर दिया, तो ये फैक्टर नहीं बने। लेकिन अब ये भी तो सोचो कि पहले भी तो ये फैक्टर्स बन के हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे। तो पहले जब ये फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो फिर ये नए फैक्टर्स नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जब तक ये फैक्टर्स डिप्लीट नहीं होते जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तब तक इसका एक्शन नहीं आता। तो इसलिए इसका एक्शन 4, 5 दिन में आता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, सो इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी, प्रोफाइलैक्सिस वगैरह। इट इज टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग जो अगर हमने किसी प्रेग्नेंट वीमेन को दी, तो जो बेबी होगा उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज, या ये जो ड्रग है उस बेबी के लिए अच्छी नहीं है, उसमें डिफॉर्मिटीज या कुछ भी हार्मफुल कर सकती है। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे कॉज सिंड्रोम विच इज फीटल वॉरफरिन सिंड्रोम। कितना याद रखो आप।
बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं इसमें, ये सब है। अच्छा, मॉनिटर हम कैसे करते हैं अब देखो। अ, थोड़ा बेसिक दोबारा बता देता हूँ। सेकेंडरी प्लग के फॉर्मेशन में दो थे, एक था एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक था इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व थे वो थे 12, 11, 9 एंड 8, और यहाँ पे था 7। फिर कॉमन पाथवे आता है जिसमें कौन सा होता है, 10 होता है एक्टिवेट। तो अब यहाँ पे देखो, वार्फरिन कौन से फैक्टर्स नहीं बनने दे रहा है, 2, 7, 9, 10। तो यानी ये कौन से पाथवे को अफेक्ट कर रहा है, एक तो आपका कॉमन पाथवे, दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब देखो यहाँ 9 भी है, लेकिन उसको हम इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं मानेंगे क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिर्फ 7 इन्वॉल्व है। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम वार्फरिन की मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ मेनली अफेक्ट द एक्सट्रिंसिक पाथवे, सो इट इज़ मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर। पैथोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, दो होते हैं, पीटी और एपीटीटी। पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो पीटी आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है और एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। अब क्योंकि वार्फरिन ने आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट किया है, तो यानी पीटी अफेक्ट होगा। तो इसीलिए वार्फरिन की डोज आप मॉनिटर करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम से, या फिर पीटी का ही एक इक्विवेलेंट होता है आईएनआर, ये इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। इससे हम मॉनिटर करते हैं, पीटी का जैसा ही होता है ये। आगे बताऊंगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे इज मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंट्रिंसिक बाय एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, में बता दिया। इनकी नॉर्मल वैल्यूज आप देख लेना। इन वार्फरिन थेरेपी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स इज 2 to 3 times द कंट्रोल वैल्यू, यानी जब हम किसी पेशेंट को वार्फरिन पर रखते हैं तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 2 to 3 times बढ़ता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो यानी हमने वार्फरिन की डोज ज्यादा दे दी है, उसे कम करने की जरूरत है। ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखा गया है, WPT, वार्फरिन एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और हिपैरिन HINT, हिपैरिन इंट्रिंसिक पाथवे। मतलब वार्फरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करता है, हिपैरिन इंट्रिंसिक को। ठीक है। अब ये टेबल दिया गया है प्रोथ्रोम्बिन टाइम का, बिफोर वार्फरिन आफ्टर वार्फरिन, ये आप देख लेना। अच्छा, इसमें क्या है मेन, मान लो फर्स्ट लैब में किसी पेशेंट सेम है, पेशेंट क्या है, सेम है। किसी पेशेंट का लैब 1 में वार्फरिन टाइम 10 सेकेंड आया, लैब 2 में 15 आया, लैब 3 में 20 आया, आफ्टर वार्फरिन थेरेपी 20, 30, 40 ऐसे आया। अब इसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये है कि अलग अलग लैब में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उनकी वैल्यूज आप देख लो अलग अलग आ रही है। इसीलिए हमने INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो बनाया। और फुल फॉर्म से ही समझ आ रहा है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये क्या होता है, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ द पेशेंट जिसका आप मॉनिटर कर रहे हो, अपॉन प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ नॉर्मल पर्सन, रेशियो है ये, टू द पावर ISI। ISI क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्स। मतलब ये एक तरह से आप मानो एक रेशियो है। अब वैल्यूज तो हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो तो सेम आना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल का हो फिर पेशेंट का हो तो सेम ही आना चाहिए। सिंपल बात है। ठीक है। डिफरेंट लैब गिव्स डिफरेंट कंट्रोल वैल्यूज फॉर सेम सैंपल। सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। So value of INR will be same in all the labs. अब मान लो किसी पेशेंट को आपने वार्फरिन पे रखा है, तो क्या हो सकता है, अगर वार्फरिन की ओवरडोज हो गई तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे नहीं, जिससे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन पेशेंट में हो सकती है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, या तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दीजिए। क्यों, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 प्रेजेंट होंगे। और दूसरा क्या, इसने विटामिन के को इनहिबिट किया था, तो आप बाहर से विटामिन के दे दीजिए। ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे वार्फरिन क्या है, ओरल है। अब यहाँ से क्या होगा, IV शुरू हो रहा है। ठीक है। इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट्स। तो इसमें क्या आता है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स को। तो इसमें आता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, यहाँ से समझो आप। हिपैरिन जो है वो आपके एक प्लाज्मा में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एंटी थ्रोम्बिन। उसे एक्टिवेट करता है, जो कि आपके फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है। जो कि क्या करता है, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है। अब क्योंकि ये फैक्टर 2 को इनहिबिट कर रहा है, तो हमने देखा था फैक्टर 2 क्या है, ऊपर ही लिखा है, फैक्टर 2 है थ्रोम्बिन।
तो उसे इनहिबिट कर दिया। तो इसीलिए इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बिन के थ्रू एक्ट कर रहा है। अब हम्म अब जो ये हिपैरिन है, इसके भी तीन टाइप्स है। एक तो पहला हमारा ये हो गया नॉर्मल हिपैरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, UFH, अनफ्रैक्शनड हिपैरिन, जो कि फैक्टर 2 और 10 को इनहिबिट कर रहा है। एक होता है हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। ये फैक्टर 10A को ज़्यादा इनहिबिट करता है, मोर देन 2A, और यही हमें चाहिए होता है। और एक होता है फोंडा पेरिनेक्स। ये हिपैरिन का थर्ड टाइप है, ये सिर्फ फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। सिंपल। नॉर्मली हमने क्या देखा था, हिपैरिन 2 और 10 दोनों को इनहिबिट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं अनफ्रैक्शनड हिपैरिन। लेकिन अब हमने दूसरा देखा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, जो कि 10A को ज़्यादा इनहिबिट कर रहा है 2 से। फिर फोंडा पेरिनेक्स थर्ड टाइप हो गया, जो सिर्फ 10A को इनहिबिट कर रहा है। सिंपल, ऐसे याद रखो। और ये वाले जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होता है, हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? रीज़न आपको बता दूं। पहला तो ये है कि टेने को ज़्यादा इनहिबिट कर रहा है, 2A से तो ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टेने हमारा कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व था। दूसरा, अ, जो हमारा ये अनफ्रैक्शनड हेपेरिन होता है, इसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जस्ट किससे मॉनिटरिंग की? APTT से, जस्ट एज वारफेरिन को थी किससे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। लेकिन जो हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, इसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। नो मॉनिटरिंग, तो इसलिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो हिपेरिन के बारे में थोड़ा और देख लो। रूट इज सबक्यूटेनियस या IV, इनहिबिट 2 and 10A, इमीडिएट एक्शन यूजफुल इन acute कंडीशंस, एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, जो केराटोजेनिक नहीं है। मॉनिटरिंग कैसे? APTT से। एंटीडोट अगर हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो होता है प्रोटामीन सल्फेट। साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग एंड हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया समझ लो, क्योंकि हिपेरिन जो हमारे प्लेटिलेट के सरफेस पे रिसेप्टर होता है, उससे हिपेरिन बाइंड कर जाता है। रिसेप्टर होता है PF, प्लेटिलेट फैक्टर 4 रिसेप्टर। ठीक है। अब हिपेरिन बाइंड करा। हिपेरिन क्या होता है? एक हेप्टन होता है। हेप्टन का मतलब क्या है कि ये अ, हमारी बॉडी में ये मतलब दो, अब आपको पता है, मैंने माइक्रो में बताया था कि एक एंटीजन की दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक। एंटीजेनिक होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बॉडी में। लेकिन इम्यूनोजेनिक होता है कि वो किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सकता। तो हिपेरिन प्लेटिलेट से बाइंड करने के, हिपेरिन जब हमारे ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट है, तो ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जब हमारे प्लेटिलेट से बाइंड किया तो कॉम्प्लेक्स बना, जिसे हम बोलते हैं प्लेटिलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स। अब ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, जिससे जो प्लेटिलेट है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके मतलब वो प्लेटिलेट फिर इफेक्टिव नहीं है, वो हमारे ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के कहीं पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे क्लॉट बन रहा है। और इससे क्या हो रहा है? प्लेटिलेट कंज्यूम हो रहा है। तो देर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट इज अकरिंग, और उससे थ्रोम्बोसिस हो रहा है। ड्रग ऑफ चॉइसेस डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हमें देने पड़ते हैं। और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, हेरोडिन, लेपेरोडिन। दो याद रखो, डेबिकेट्रन। डेबिकेट्रन ओरल होता है, ये आपको याद रखना है। ओके। डायरेक्ट 10A इनहिबिटर्स के एग्जांपल होगा एपिक्सेबेन, एडोक्सेबेन, रिवारोक्सेबेन। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब एंटीकोएगुलेंट्स, यानी ये जो एंटी फाइब्रिन ड्रग्स है, दे आर मोर इफेक्टिव इन वीनस थ्रोम्बोसिस। जैसे कि एग्जांपल डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी। अब जो तीसरी कैटेगरी की हमारी ड्रग्स इसमें आती है, वो है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। यानी अब क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी पाथवे हो गए और एक थ्रोम्बस बन चुका है। अब हमने पढ़ा था थर्ड स्टेप क्या होता है, इस थ्रोम्बस को डिसॉल्व करता है कौन? प्लाज्मिन। अब हमारा थर्ड स्टेप जब थ्रोम्बस बन गया, तो अब हम क्या दे सकते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो प्लाज्मिन को एक्टिवेट करें और थ्रोम्बस को डिसॉल्व करें। तो प्लाज्मिन रिमूव द थ्रोम्बस। प्लाज्मिनोजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से प्लाज्मिन बनता है। ड्रग्स हो गए फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज, मोस्ट कॉमनली आपने सुना भी होगा, यूरोकाइनेज, ऑल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज। ओके। जो फर्स्ट थ्री हैं, दे आर शॉर्ट एक्टिंग गिवन intravenously. Rest are long acting given as bolus. Tenecteplase is longest acting. स्ट्रेप्टोकाइनेस इज डिराइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। अब क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, तो ये हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है।
तो इट कैन कॉज एलर्जी एंड कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन होगा? रेटिप्लेस, ऑल्टीप्लेस, टेनेक्टिप्लेस। देयर इज नो एलर्जी एंड देयर इज नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये छोटा सा टॉपिक है, ड्रग्स अफेक्टिंग द सेल्स। ये क्या है? अब हमारे सेल्स कौन से होते हैं ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब अफेक्टिंग सेल्स का मतलब ये है कि सेल का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है। जैसे किसी पेशेंट को अनीमिया होता है तो क्या होता है, उसका हीमोग्लोबिन आरबीसी कम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब आरबीसी का प्रोडक्शन नेचुरली कौन बढ़ाता है हमारी बॉडी में? एरिथ्रोपोइटिन। अब अगर एरिथ्रोपोइटिन कम है तो हम बाहर से एरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं। डब्ल्यूबीसी कम है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? जीसीएसएफ यानी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइड, ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये प्लेटिलेट का बढ़ाना है तो क्या दे सकते हैं? इंटरल्यूकिन 1 दे सकते हैं या थ्रोम्बोपोइटिन दे सकते हैं। एरिथ्रोपोइटिन इंडिकेशन क्या होगा? अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज या अनीमिया ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन। ओवरडोज से क्या हो सकता है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इंक्रीज आरबीसी काउंट। ड्रग है एग्जाम्पल डार्बोपोइटिन। अब जो ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है इनको हम कहाँ देंगे? ल्यूकोपीनिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग की वजह से भी हो सकता है। तो जी ग्रैनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गए फिल्ग्रास्टिम। ग्रैनुलोसाइड मोनोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गए सारग्रामोस्टिन। इंटरल्यूकिन 1 इज यूज फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसमें क्या हो गया? ऑपरेट ऑपरेल वेकिन। थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए यूज्ड इन आईटीपी। आईटीपी क्या होता है? एक तरह का हिमोलिटिक अनीमिया होता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। रोमिप्लास्टिम, एल्ट्रोमोपैग, ये सभी है। ये तो इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, जो मेन ऊपर ये था ड्रग्स अफेक्टिंग द ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड थिनर्स ये सब थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।